तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 का। ठीक है, इससे पहले सेट 1 का अपलोड कर दिया गया है और उसी के साथ साथ सोशल साइंस का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, साइंस का ऑब्जेक्टिव सब करवा दिया गया है। तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाके ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वेरी शॉर्ट टाइप आएगा सेशन 1 में। ठीक है, सेक्शन 1 में तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है, चलिए हम लोग चलते हैं। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती, वही बताना। ठीक है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा एक ही दिशा की ओर जो है संकेत करती है। मतलब ठीक है, ठीक है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो सिराएं हैं। मतलब अगर एक दूसरे से अगर प्रतिच्छेद करे चुंबकीय क्षेत्र, तो इससे ये साबित होगा कि जो उसका प्रतिच्छेद बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो दिशाओं में है। ठीक है, दो दिशा में है और सूचक की दो दिशाएं की संकेत किया जाता है, जो संभव नहीं है। मतलब और जो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो दिशाओं का संकेत किया गया है, जो संभव है ही नहीं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, हमको निकालना है फोकस दूरी। तो इसको देखिए हम लोग निकालते हैं। तो ये है गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या कितना 20 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है फोकस दूरी बराबर r/2। ठीक है, तो f है, ये त्रिज्या का क्या होगा f बराबर r/2। मतलब f यानी फोकस दूरी, f बराबर r/2 है। तो हम लोग ने r क्या है, हमारा त्रिज्या r है, रेडियस। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 तो हो जाएगा f बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही जो f बराबर 10 सेंटीमीटर है ना, यही हमारे गोलीय दर्पण का फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम है उसको किस लिए रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबाकर। तो देखिए सोडियम जो है बहुत सक्रिय धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। मतलब जो अगर खुले में रखे तो वो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसे अभिक्रिया करके आग बना लेती और आग पकड़ लेती। और क्या बना लेती, सोडियम डाइऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, या पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड और पानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है और हाइड्रोजन बना लेती है। इसलिए जो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम लोगों को इसे मिट्टी तेल में डुबाकर रखना पड़ता है। ठीक है, अगला है कार्बन के दो उपरूपों के नाम लिखे। तो पहला है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। ठीक है, दो उपरूप। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधा जो कच्चा सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है। तो कहाँ से प्राप्त करता है, तो देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। क्या है उसकी कच्ची सामग्री, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण से यानी, और जल जो है वो भूमि से जड़ से खींच के प्राप्त कर लेते। ठीक है, छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित है। तो देखिए बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। जो ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जो एकल जीवों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं। मतलब इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। मतलब ये इसमें बीजाणु धानी जो रहता है वो फट जाता है, जो दूर दूर तक चल जाता है, और जितना दूर दूर तक टुकड़ा गया है उसमें सब में नए नए जीव का उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो जीव की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं को नष्ट हो जाने पर भी स्पीशीज का अस्तित्व बना रहता है। मतलब इसका आबादी बढ़ता है और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी उसका जो स्पीशीज है, अस्तित्व है, सो बना रहता है। ठीक है, जैसे में है राइजोपस। ठीक है, उदाहरण है एक तो राइजोपस। ठीक है, अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन है, कृत्रिम चयन क्या है, एक उदाहरण दे। तो कृत्रिम चयन क्या है, तो मनुष्यों द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम लोग कृत्रिम चयन कहते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य के द्वारा चुने गए कोई लक्षण जो जीवों में परिवर्तन लाए, चेंज करे, उसे हम कृत्रिम चयन कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग, अब ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो था वेरी शॉर्ट टाइप, अब है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें है बोल रहा है,
दृष्टि दोष क्या है, मतलब दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण इसका संबोधन किस प्रकार संभव है, मतलब इसका कारण और इसका उपाय, मतलब जो है इसका इलाज, ठीक है, सीधे समझ लीजिए। दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टता दिशा की अपवर्तन दोष है, मतलब यह एक अपवर्तन दोष है। इसमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब दूर की जो वस्तु है वो सही दिखाई देती है, लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देखी जाती है, मतलब जो सामने रखी है वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नेत्रों में यह दोष उत्पन्न होने का कारण चक्षु लेंस के अपर्याप्त समंजन के कारण प्रकाश की समांतर किरण कुंज आंख द्वारा परावर्तन के बाद दृष्टिपलक पर ना बनकर उसके पीछे बना देता है। मतलब इसका होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि चक्षु लेंस जो है उसमें अपर्याप्त समंजन के कारण जो प्रकाश की समांतर किरण पुंज है वो आँख पे परावर्तन के बाद जो दृष्टिपटल पर बनना चाहिए था प्रतिबिंब, सो वहाँ नहीं बनकर उसके पीछे बना देता है, ठीक है, ये है इसका कारण, ठीक है। अब उसके पीछे बना देता है। देखिए, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को उसके निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हटने के कारण आराम से पठन सामग्री को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर पर रखना पड़ता है। जैसे इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे जो कुछ पढ़ने के लिए उसे अपने सामने से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, तभी वो अच्छा से पढ़ सकता है, ठीक है। यह दोष अधिकांश वृद्धा या अधिक आयु के लोगों में होता है, मतलब वृद्धा यानी बुढ़े लोगों या तो अधिक मतलब जिनकी आयु ज़्यादा होगी उन्हें होता है। कम आयु के लोगों में ये कम पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो छोटे आयु के लोग हैं, मतलब अभी कम है, नवयुवक है, युवा है, उनमें ज़्यादा ये पाया नहीं जाता, वृद्धा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले थोड़ा इसमें और है। देखिए, आँखों के चक्षु लेंस में फोकस दूरी की अधिक हो जाने या नेत्र लेंस के छोटे हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। कैसे होता है? चक्षु लेंस फोकस दूरी के अधिक हो जाना या तो नेत्र लेंस के छोटा हो जाने के कारण, ठीक है। पूरी कोशिश करने के बाद भी आंखें इस फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती। पूरा कोशिश करती है लेकिन फिर भी इसके जो फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है हमारी आंखें, ठीक है। इस दोष का संशोधन के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, मतलब इसके इलाज के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तुओं की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। तो उत्तर जो हम लोग का है, जो देखिए यहाँ उत्तर F बराबर फोकस क्या है 15, U बराबर -10 सेंटीमीटर। तो जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दर्पण सूत्र द्वारा। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र है 1/F 1/V 1/U, मतलब 1/V F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इसमें आपको जो है वो डाल देना है। तो F की जगह पर 15 है, V की जगह पर कुछ नहीं है और U की जगह पर -10 है, तो हम लोगों ने बैठा दिया। अब इसको देखना है। देखिए, तो ये जैसे का तैसे उतार देना, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर 1/V 1/V अब 1/V हो जाएगा, ठीक है। अब 1/V हम लोग को निकालना है, तो 2 + 30 मतलब इसका जो है निकाल दिया है, तो 5/30 आ गया। तो V बराबर 3 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सब करने के बाद, और ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और कैसा बनता है? आभासी और सीधा होगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है उत्तम ईंधन के गुणों को लिखे। उत्तम ईंधन मतलब अच्छे ईंधन क्या है? तो देखिए, ये वैसे ईंधन है, पहले ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन ऊंचे से ऊर्जा के स्रोत, उष्मा के ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, LPG, CNG, ये सब हमारे ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। और अच्छे ईंधन के गुण क्या हैं? तो देखिए, उसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए, वो जो है अच्छे से भंडारण और परिवहन में आसानी से होनी चाहिए। इसके दहन के बाद कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए और कोई विषैला उत्पाद नहीं बनना चाहिए इसके दहन के बाद, ठीक है। और चौथा हम लोगों ने लिया, इसका ऊष्मीय मान कितना होना चाहिए? तो अधिक होना चाहिए, ठीक है। यह सरलता से उपलब्ध हो तथा सस्ता होता हो, मतलब आसानी से मिल जाए और सस्ता भी हो। इसकी प्रयोग विधि सरल व सुरक्षित हो, मतलब इसके प्रयोग करने के बाद कोई ना ही हानिकारक हो और सुरक्षा से इसकी प्रयोग की जा सके, उसे ही हम उत्तम ईंधन के नाम से जानते हैं, उत्तम ईंधन कहते हैं, ठीक है। यही सब जिसमें गुण रहती है। अब चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करें। तो श्वसन है, हम लोग श्वास लेते हैं, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखिए, चलिए आंसर देखते हैं। तो है हमारे शरीर में ऊर्जा
हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त होती। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती? भोजन से। और पाचन के दौरान भोजन के बड़े अणु ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। मतलब जो है पाचन के दौरान, मतलब पाचन के समय में जो बड़े अणु हैं भोजन के, वो ग्लूकोज में बदल के सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, ठीक है, और ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक तो अभिक्रिया देखिए लिखा है C6H12O6, ठीक है, 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। अब अगला मेरा है क्वेश्चन 12वां का, जिसमें बोल रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखें। तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ठीक है। अब इसका देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग देखिए, विरंजक चूर्ण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला है, यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब ये जो विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योग, मतलब कम कारखानों में जो है लॉन्ड्री के कपड़े हैं उनको धोने में भी इसका काम होता है। दूसरा है, यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। रासायनिक उद्योग, केमिकल फैक्ट्रीज में इसको ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है देखिए, यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करता है। मतलब सूक्ष्म जीवों कीटाणुओं से जो इसको सही करता है, मतलब रेल में डालने से ये ठीक होता है, ठीक है, जल ठीक करता है। या क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। क्लोरोफॉर्म क्या है? तो क्लोरोफॉर्म जिसे सूंघने से आदमी बेहोश होते हैं उसे ही क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है, उसी का ये भी निर्माण करता है। 5वां हम लोगों ने लिया है, यह ना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में प्रयुक्त है। मतलब जो ऊन है वो सिकुड़े ना, उसमें भी यह बनाने के लिए उसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन? तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? इसमें तो देखिए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये जो होती है वो वायवीय श्वसन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया कोशिका के जीवधर्म एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। मतलब कहाँ कहाँ? जीवधर्म में भी और माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका के, ठीक है। देखिए, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरा तरीका से ऑक्सीकरण हो जाता है। चौथा पॉइंट लिए, इस क्रिया से CO प्लस H प्लस O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। चलिए, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु 38 ATP अणु मुक्त करते हैं। मतलब एक अणु ग्लूकोज के 38 ATP अणु छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है। छठा हम लोगों ने लिया, देखिए, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितना कैलोरी? 673, ठीक है। कितना से? एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से होता है ऑक्सीकरण होके, ठीक है। इसका एक समीकरण हम लोगों ने ले लिया, देखिए C6H12O6, 6O2 6CO2 6 प्लस 6H2O, तो कितना कैलोरी? 673 कैलोरी, ठीक है। अब चलिए अवायवीय श्वसन देखते हैं। अवायवीय श्वसन क्या है? तो यह क्रिया के अनुपस्थिति में होती है। मतलब ये जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। यह क्रिया केवल जीवधर्म में ही होती है। मतलब जीवधर्म में होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। चलिए अगला है, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब पूरा तरह से इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट हम लोग का है, इस क्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या क्या बनती है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। 5वां हम लोगों ने पॉइंट लिया है, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु 2 ATP अणु मुक्त करते हैं। एक अणु कितना करते हैं? 2 ATP। उसमें कितना करता था? 38 ATP, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा। तो देखिए छठा पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है, ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण से, मतलब पूरा तरह से ऑक्सीकरण ना होकर कितना कैलोरीज? तो 21 कैलोरीज ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। इसका एक समीकरण हम लोगों ने लिया, C6H12O6 2C2H5OH प्लस 2CO2, तो कितना? 21 कैलोरीज, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो बोल रहा है पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। पादप हार्मोन क्या है, ठीक है। तो पादप हार्मोन वो रासायनिक पदार्थ है जो पौधे को विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। मतलब पादप हार्मोन वो है जो एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के विभिन्न भागों में सूचना का संचार करते हैं, मतलब सूचनाओं को पहुंचाते हैं, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे मतलब कुछ पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइकाइनिन, एथिलीन, ये सब जो है वो है क्या? पादप हार्मोन, ठीक है।
तो आपका पादप हार्मोन में है। पहला पादप हार्मोन है ऑक्सीनिन का काम क्या है काम, तो वो जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करता है। ये कोशिकाओं के दीर्घकरण में सहायक है, ठीक है। फल मतलब बीज को फलों में के निर्माण में भी ये सहायक है। अब चलते हैं दूसरा जो है जिब्रेलिन का काम क्या है, तो जिब्रेलिन तना और जड़ की वृद्धि में सहायक है, बीज के अंकुरन में सहायक है, ठीक है। अब जो सीब हम लोगों ने लिया है साइकिटिन क्या करता है, तो साइकिटिन फूल पत्तियों और फलों के विकास में सहायक है, फूल पत्तियों और फलों के विकास में, ठीक है। एथिलीन जो लास्ट हम लोग का डी मतलब लिए हैं, तो वो है जो फल को पकाने में सहायक है, पत्तों के गिरने को प्रेरित करता है, मतलब पत्ते झड़ के नए पत्ते लाने में प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। ये था। अब हम लोग आ चुके हैं सेशन 3 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोगों को देखना है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम लोगों ने पहला देखना है जो विद्युत चनित्र क्या है, इसके सिद्धांत पर कार्य किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट और कार्यों का वर्णन करें, तो विद्युत चनित्र, ठीक है। ये सब आप देखिए। तो विद्युत चनित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम करती है, जो आंतरिक ऊर्जा उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम करती है, ठीक है। इसके लिए प्रायः माइकोटोल फ्राइडो की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो माइकल फ्राडे विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का, ठीक है। चलिए तो देखिए आप ये विद्युत जनित्र देख रहे हैं, तो विद्युत मोटर में क्या होता था, इसके विपरीत होता था। उसमें विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता था, लेकिन विद्युत मोटर में क्या कर रहा है, मतलब इसमें क्या कर रहा है विद्युत जनित्र में, तो ये कर रहा है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो समझ गए। तो ये विद्युत मोटर एवं जनित्र में बहुत कुछ समान होता है, मतलब कुछ इसमें समान होता है। कई बार एक ही मशीन बिना किसी परिवर्तन के दोनों की काम करती है, मतलब जो विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर है कभी कभी क्या होता है दोनों का काम कर लेती है बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, कर सकती। तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए बाध्य करता है, मतलब यह क्या करता है बाहरी परिपथ से होकर प्रभावित होने के लिए बाध्य करता है, लेकिन यह आवेश का सृजन नहीं करता, ठीक है। यह जल पंप की तरह जो केवल जल को प्रवाहित करने का काम करती है, जल पैदा नहीं करती। ये जल पंप की तरह जो है वो केवल जल को प्रवाहित करती है, मतलब बहाती है, पर ये जल पैदा नहीं करती है, ठीक है। देखिए इसमें लिखना है किसी भी स्रोत से की गई आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना संभव होता है। इसमें क्या होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना संभव होता है। यह ऊर्जा जलप्रपात से गिरते हुए पानी, कोयला जलकर उत्पन्न की गई उष्मा के भाप, पेट्रोल, डीजल, ये सबसे ये चलता है, ठीक है, जो विद्युत जनित्र है, ठीक है। तो उसके बाद है क्या ऊर्जा के नए नए स्रोत उपयोग में लाए जा रहे हैं। आजकल जो है ऊर्जा के नए नए स्रोत लाए जा रहे हैं। मुख्यतः पिछले कुछ वर्षों में परमाणु शक्ति का प्रयोग भी विद्युत शक्ति के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है, मतलब परमाणु जो शक्ति है उसका उपयोग किस चीज़ में किया गया, तो विद्युत शक्ति के लिए, ठीक है। तो देखिए और बहुत से देश में परमाणु शक्ति द्वारा संचालित बिजली घर बनाया गया है, परमाणु शक्ति से चलने वाली बिजली घर बनाई गई है। ज्वार भट्टों एवं ज्वालामुखियों से निहित असीम ऊर्जा का उपयोग भी विद्युत शक्तियों के जनन के लिए किया जाता है, मतलब ज्वार भाटों और ज्वालामुखियों का भी उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति के जनन के लिए, ठीक है। हो गया। अगला है विद्युत उत्पादन के लिए इन सब शक्ति साधनों का उपयोग विशालकाय विद्युत जनित्र द्वारा ही होता है। किससे होता है, विशालकाय विद्युत जनित्र, मतलब बहुत बड़ा विद्युत जनित्र से ही होता है, ठीक है। तो मुख्यतः फैराडे के चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए चालक का वोल्टता प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए फैराडे के चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए वोल्टता प्रेरण, ठीक है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस की कितनी दूरी पर रखेंगे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करें। तो ये जो है ना यहाँ उत्तल दर्पण नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए अवतल लिखल है, ये मिसप्रिंट हो चुका है, मतलब गलती से ये जो है टाइपिंग हो चुका है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को यहाँ उत्तल की जगह अवतल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है हम लोग देखते हैं। आंसर क्या है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, -15 सेंटीमीटर। लेंस की प्रतिबिंब दूरी कितना है, -10 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है बिंब की लेंस की दूरी, ठीक है। तो देखिए लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र क्या है, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। ये है
हम लोग का लेंस सूत्र पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक चित्र है, देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद देखिए 1/v बराबर क्या है, 1/f प्लस 1/u, ठीक है। 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f, इस तरीका से जाएगा। आगे है 1/u बराबर, तो 1/u बराबर 1/v, तो 1/v मेरा क्या था, -10 था, तो 1/-10, 1/f क्या है, 1/-15, ठीक है। तो जो f का मान है 15 -15 हो जाएगा, तो बराबर 1/-10 प्लस 1/15, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे 1/u माइनस 3/2, इसका जो है जो कर दिया गया है दोनों का 30 हो गया, 1/30, ठीक है। तो इसका जो u का आंसर है वो कितना है, u का आंसर है -30 होगा, तो माइनस है ना यहाँ, तो -30। तो ये जो बिंब की दर्पण की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर, यही आंसर है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है कुछ समीकरण दिया है, उसे बोल रहा है संतुलित कीजिए। तो समीकरण 1 जो मेरा है वो है PB फिर ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट 2 माइनस PBO प्लस NO2 प्लस O2। तो इसका संतुलित करने पर मेरा क्या आया, ये आया। ये क्या है, तो 2B NO3 2 और एरो फिर 2PBO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है। ये आया हम लोग का। चलिए दूसरा हम लोगों ने Na प्लस O2 बराबर Na2O, तो Na2O ये है क्वेश्चन, तो हम लोग को संतुलित करना है 4A प्लस O2 प्लस 2Na2O, ये है संतुलित, ठीक है। C है क्वेश्चन MnO2 प्लस HCl MnCl2 H2O प्लस Cl2, तो इस तरह है। तो इसका संतुलित है MnO2 4HCl MnCl2 2H2O प्लस OCl2, ठीक है, प्लस Cl2 है, ठीक है। ये हो गया है। अब चलते हैं, D है तो मेरा है BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl, तो इसका संतुलित क्या है, BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl, ठीक है। इसको संतुलित करें। फिर E है जो मेरा क्वेश्चन हुआ NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O, ठीक है। तो इसका होगा 2NaOH H2SO4 Na2SO4 2H2O, ठीक है। अब ये हो गया। हम लोग चलते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ, जिसको बोल रहा है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। हृदय मतलब दिल का बनाना है, हृदय का बनाना है, ठीक है। चलिए हृदय का एक नामांकित चित्र बनाते हैं। देखिए ये मेरा हृदय है, आप लोगों को देखिए यहाँ सब दिख रहा है। जो चित्र में बना देना है और उसमें लिख देना है। देखिए यहाँ आपका ये है महाशिरा, महाधमनी, फुफ्सी धमनी, फुफ्सिया शिराएँ, बाया अलिंद, परिचय रेशों के साथ हिस बंडल, बाया निलय, अंतर्निलय पाटिका, कोटरगंठ, दाहिनी अलिंदी निलय गांठ, कार्डिया डेटिनय, दाहिनी निलय, ठीक है। तो ये जो है आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीका से सीख लीजिएगा बनाने और नाम लिखने, ठीक है। और ये मानव चित्र का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है मेटल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। तो कैसे पता चलता है, तो देखिए उन्होंने एक लिया है, तो देखिए किस तरीका से बताया। जब मेडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया, लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। मतलब लंबे में उसे लंबे प्राप्त हुए और जो बौने में उसे बौने प्राप्त हुए। इसका अर्थ कि दोनों लक्षणों में से केवल एक पृथक लक्षण ही दिखाई दिया, एक पृथक लक्षण ही दिखाए, उन दोनों को मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दी, ठीक है। उसे मिश्रित मतलब दोनों मिला हुआ नहीं दिखाई दिया। उसने पृथक पौधे को F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण से उगाया, स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। मतलब जो F1 जो पीढ़ी थे उसमें सब पौधे लंबे थे, लेकिन F2 यही पीढ़ी जो था उसमें लंबे नहीं थे। इसमें 1/4 पौधे बौने थे, मतलब 1/4 मतलब बौने पौधे निकल गए थे, ठीक है। तो मेंडल के लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने के लक्षण को अप्रभावी कहते हैं। जैसे देखिए आप लोगों का एक यहाँ दिखाई, देखिए ये जनक पौधे हैं, ये लंबा पौधा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो देखिए इस तरीक़ा से कुछ हुआ। तो देखिए F1 जो पीढ़ी है सो लंबा पौधा है और जो F2 पीढ़ी है वो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1900 क्वेश्चन हो गया है सेट 2 का, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक